मौर्य साम्राज्य, एक विजेता का पश्चाताप। आज हम इसी दिलचस्प कहानी की गहराइयों में उतरेंगे। सोचिए, क्या होता है जब दुनिया का सबसे शक्तिशाली सम्राट, मतलब जिसकी तलवार के आगे कोई टिक नहीं पाता, वो अचानक अपनी तलवार रख दे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, ये भारत के सबसे महान साम्राज्यों में से एक की कहानी का, आप कह सकते हैं, दिल है। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, मौर्य साम्राज्य को समझने के लिए हमें पहले उसकी नींव को समझना होगा, और वो नींव थी मगध का उदय। मौर्यों के आने से बहुत पहले ही एक जबरदस्त ताकतवर राज्य के लिए जमीन तैयार हो रही थी। अच्छा, मगध का उदय कोई इत्तेफाक नहीं था। उसके पास एक सुपर पावर बनने के सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद थे। उसकी राजधानियां राजगृह और पाटलिपुत्र मजबूत किलों की तरह थीं, बिल्कुल अभेद्य। गंगा के मैदान की उपजाऊ जमीन, मतलब इतनी फसल कि एक विशाल सेना को खिलाना पिलाना कोई बड़ी बात नहीं थी। और सबसे बड़ा प्लस पॉइंट, पास में ही लोहे के भंडार थे, मतलब बेहतर से बेहतर हथियार, और घने जंगल जिनसे लकड़ी और युद्ध के लिए हाथी मिलते थे। और हाथी उस जमाने के लिए तो समझ लीजिए एक तरह के टैंक हुआ करते थे, बिल्कुल गेम चेंजर। तो देखिए, मगध की ये जो ताकत थी वो रातों रात नहीं बनी। ये एक रेस की तरह था, जहां हर डायनेस्टी ने बैटन को आगे बढ़ाया। हर्यंक वंश ने बिंबिसार के साथ रेस शुरू की, विस्तार करना शुरू किया। फिर शिशुनाग वंश ने बैटन लिया और अवंती जैसे एक बड़े कॉम्पिटिटर को रेस से बाहर कर दिया। और फिर आए नंद, जिन्हें भारतीय इतिहास के पहले साम्राज्य निर्माता भी कहा जाता है। उन्होंने एक ऐसी विशाल सेना तैयार की, एक ऐसा मजबूत प्लेटफॉर्म बनाया जिस पर मौर्यों ने आकर अपनी शानदार इमारत खड़ी कर दी। और इसी जबरदस्त विरासत को लेके कहानी में एंट्री होती है हमारे मुख्य किरदार की, सम्राट अशोक। और उनके साथ ही आता है उनके शासनकाल का वो मोड़, वो निर्णायक घटना, कलिंग का युद्ध। एक ऐसा युद्ध जिसने सचमुच सब कुछ बदल कर रख दिया। कलिंग का युद्ध बहुत ही भयानक था। अशोक जीते तो जरूर, लेकिन जीत की कीमत बहुत बड़ी थी। जब उन्होंने युद्ध के मैदान पर उस विनाश और खून खराबे को देखा तो उनका दिल कांप गया, पछतावे से भर गया। और ये कोई मामूली अफसोस नहीं था, ये एक ऐसा गहरा सदमा था जिसने उनकी आत्मा को झकझोर दिया। बस इसी एक घटना ने न सिर्फ अशोक बल्कि उनके पूरे साम्राज्य का भविष्य हमेशा के लिए बदल दिया। तो यहीं पर आता है वो क्रांतिकारी बदलाव। अशोक ने भेरी घोष की नीति को, मतलब युद्ध के नगाड़ों की गूंज से हासिल की गई जीत को, हमेशा के लिए छोड़ दिया। और उसकी जगह क्या अपनाया? धम्म घोष, यानी धर्म और नैतिकता की गूंज से दिलों को जीतना। ये सिर्फ एक पॉलिसी चेंज नहीं था, ये पूरे साम्राज्य के ऑपरेटिंग सिस्टम में, उसकी सोच में एक जबरदस्त बुनियादी बदलाव था। अब ये धम्मा से विजय का आइडिया है क्या? चलिए इसे थोड़ा समझते हैं। देखिए, अशोक का धम्म कोई नया धर्म या रिलीजन नहीं था। ये एक तरह की नैतिक आचार संहिता थी, एक मॉरल कोड, जिसे उन्होंने अपने इतने बड़े और अलग अलग तरह के लोगों वाले साम्राज्य में शांति, सद्भाव और सबकी भलाई के लिए बनाया था। अशोक के धम्म को हम 4 मजबूत पिलर्स पर टिका हुआ समझ सकते हैं। पहला और सबसे जरूरी, अहिंसा, मतलब युद्ध को अलविदा कह दिया, जानवरों की बलि पर रोक लगा दी। और कमाल की बात यह है कि इंसानों और जानवरों दोनों के लिए अस्पताल बनवाए। दूसरा पिलर था धार्मिक सहिष्णुता। उन्होंने कहा कि सभी धर्मों, चाहे वो ब्राह्मण हो, जैन हो या आजीवक, सबका सम्मान होना चाहिए। तीसरा, सामाजिक कल्याण, लोगों की भलाई के लिए सड़कें बनवाईं, कुएं खुदवाए, दवाइयों के लिए जड़ी बूटियों के बाग लगवाए। और चौथा था नैतिक आचरण, मतलब बड़ों का सम्मान करो, अपने नौकरों और दासों के साथ भी दया का भाव रखो। और सुनिए, ये सब सिर्फ अच्छी बातें नहीं थीं। अशोक ने इसे हकीकत में बदलने के लिए एक पूरा सिस्टम बनाया। उन्होंने धम्म महामात्र नाम के स्पेशल ऑफिसर्स नियुक्त किए। इन लोगों का काम था पूरे साम्राज्य का दौरा करना और लोगों को धम्म के इन सिद्धांतों के बारे में बताना, उन्हें समझाना। इससे पता चलता है कि वो अपनी इस नई सोच को लेकर कितने ज्यादा सीरियस थे। लेकिन यहां एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या सिर्फ नैतिकता और शांति के दम पर इतना बड़ा साम्राज्य हमेशा के लिए चल सकता था? क्या यह मुमकिन था? और बस यहीं से कहानी अपने आखिरी पड़ाव पर पहुंचती है, साम्राज्य का पतन। अशोक की मृत्यु के बाद वो महान मौर्य साम्राज्य, जो कभी इतना शक्तिशाली था, धीरे धीरे बिखरने लगा। अब इसके पतन के पीछे कोई एक वजह नहीं थी, बल्कि कई सारी चीजें एक साथ हुई।
देखिए, अशोक के बाद जो शासक आए उनमें वो बात नहीं थी, वो विजन नहीं था। फिर इतनी बड़ी सेना और सरकारी अफसरों का खर्च, ऊपर से बौद्ध मठों को दिया जाने वाला भारी दान, इन सब ने शाही खजाने को लगभग खाली कर दिया। अहिंसा की नीति पर इतना ज्यादा जोर देने का एक साइड इफेक्ट ये हुआ कि सेना कमजोर पड़ने लगी, और जैसे ही सेंटर में पावर कमजोर हुई, दूर दराज के गवर्नरों ने कहा अब हम आजाद हैं, और फिर रही सही कसर उत्तर पश्चिम से हुए विदेशी हमलों ने पूरी कर दी, क्योंकि उस सीमा पर किसी का ध्यान ही नहीं था। और इस महान साम्राज्य का पतन हमें एक बहुत बड़ी बात सिखाता है, वो ये कि किसी भी राज्य की असली ताकत सिर्फ उसके बड़े आकार में नहीं होती। असली ताकत होती है उसके लीडरशिप में, उसकी इकोनॉमी में, और बदलते वक्त के साथ खुद को बदलने की उसकी काबिलियत में। ये एक ऐसा सबक है जो इतिहास हमें बार बार याद दिलाता है। हाँ, अशोक का साम्राज्य तो खत्म हो गया, लेकिन शांति और सहिष्णुता के उनके विचार वो आज भी जिंदा हैं। दुनिया भर में आज भी कई देश उनके धम्म के सिद्धांतों से प्रेरणा लेते हैं। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि एक शासक की असली विरासत क्या है? उसका बनाया हुआ साम्राज्य जो वक्त के साथ मिट जाता है, या उसके विचार जो हमेशा जिंदा रहते हैं?